हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है ये बेसिकली बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स इन सबको कवर कर रही है। एंड इसके अंदर हम डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड, उससे जो डब्ल्यूटीओ से पहले का ऑर्गेनाइजेशन थी गैट, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, कब डब्ल्यूटीओ बना, डब्ल्यूटीओ के अंदर कौन कौन से अग्रीमेंट्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, डब्ल्यूटीओ के फंक्शंस क्या होते हैं, एंड डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये हम सब कवर करने वाले हैं। और अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कब बनाई गई, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई या इसकी बारे में सोचा गया वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में सोचा, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद सोचा गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास जो डिस्ट्रक्शन थी इकोनॉमीज में बहुत सारी थी, बहुत ज़्यादा वॉर की वजह से आपस में जो कंट्रीज लड़ी उनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हो गई थी और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी। तो एट दैट टाइम ये डिसाइड किया गया कि हमारे पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो हमें सपोर्ट कर सके, हेल्प कर सके। तो उस टाइम पे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक बनाए गए मेजरली, और एक और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा गया, बट वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाई थी बिकॉज कुछ कंट्रीज उसके लिए रेडी नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने उसमें शॉर्ट टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, गैट, ठीक है, जो 1947 में बनाई गई। और ये एक अग्रीमेंट था, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। बट क्योंकि चीज़ें काफ़ी बदल रही थी तो बदलती हुई चीज़ों के अकॉर्डिंग इन्होंने डब्ल्यूटीओ के बारे में सोचना स्टार्ट किया एंड डब्ल्यूटीओ बनाया गया। अब जो गैट था, जो डब्ल्यूटीओ से पहले बनाया गया था, उसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि ट्रेड को बढ़ाना। और क्योंकि उस टाइम पे जो कुछ कंट्रीज थी वो प्रोटेक्शनिस्ट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही थी, इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सके। तो प्रोटेक्शनिस्ट स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि वो ऐसी पॉलिसी बना रहे थे जिसकी वजह से ओवरऑल उनकी कंट्री में जो प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले, उन्हीं की सेल हो। जो फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें एंट्री ना मिले, उनके लिए हाई टैक्सेस चार्ज करना स्टार्ट कर दिया था। और उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर हम बाहर से ही इंपोर्ट कर लेंगे, हमारी कंट्री में प्रोडक्शन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये जो उनकी सोच थी उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ताकि सब कंट्री को ओवरऑल बेनिफिट हो, जिसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है उसको बेनिफिट हो, इसलिए हमने क्या करा, गैट की फॉर्मेशन करी। जब हम गैट की बात करते हैं तो गैट की फुल फॉर्म है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि ये लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना चाहता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए लोगों के पास जब जॉब होगी, इनकम अच्छी होगी, तभी वो बढ़ेंगे। और वो कब बढ़ेंगे? जब आपके पास जो रिसोर्सेज हैं कंट्रीज के पास, आप उन्हें बेस्ट यूज करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ, ट्रेड बढ़ाओ, तभी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। अब ये जो गैट था ये परफॉर्म तो बेटर कर रहा था। अगर हम गैट का इवेल्युएशन करें तो गैट परफॉर्म तो बेटर कर रहा था कि इसने टैरिफ रिडक्शन कर दिया। जो ग्रोथ रेट था हमारा वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था ट्रेड का 1950 टू 1960, ठीक है। और भी कई मेंबर कंट्रीज थी जो इसमें आना चाह रही थी, ठीक है। और ओवरऑल जो ट्रेड था कंट्रीज के बीच में उसको भी ये बढ़ाने का काम कर रहा था और ट्रेड बढ़ रहा था। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे जो सिनेरियो था वो चेंज हो रहा था, इसकी जो सक्सेस थी वो लिमिटेड थी। बिकॉज जो गैट बनाया गया था वो रिसेशन से पहले बनाया गया था, रिसेशन के बाद काफ़ी सारे चेंजेस होने लगे थे ओवरऑल एनवायरनमेंट में। तो ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो करंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप मतलब काम कर सके। उसका ऑब्जेक्टिव जो हो वो करंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो, वो कवर भी ज़्यादा चीज़ों को करे क्योंकि एनवायरनमेंट बदल रहा था, सर्विसेज और दूसरी चीज़ों पे भी फोकस बढ़ रहा था। तो मैनी कंट्रीज टर्न टू प्रोटेक्शनिस्ट स्ट्रैटेजी 1980s। सो उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम आई और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, तो इसीलिए हमें लगा कि अब गैट से काम नहीं चल पा रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। अब गैट में क्या होता है कि अलग अलग राउंड्स मीन्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है या डब्ल्यूटीओ, ये हर कुछ टाइम बाद, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपस में मिलती हैं सारी मेंबर कंट्रीज। और मिलने के बाद वो क्या करती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती हैं। तो अलग अलग गैट में भी राउंड हो रहे थे। तो 8th राउंड जो था, उरुग्वे राउंड, उसमें ये डिसाइड किया गया कि क्योंकि एनवायरनमेंट बदल रहा है,
सो एट दैट टाइम ऑथर डंकल ने प्रेजेंट किया ड्राफ्ट को और उन्होंने बोला क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी सिचुएशन जो एनवायरनमेंट है वो मोर कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो हमें क्या करना चाहिए कि अब इसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो एरिया है वो और भी है। सिर्फ ये जो गैट था इसका जो ऑब्जेक्टिव था ये सिर्फ गुड्स को कवर करता था, बट अब सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें भी बढ़ रही थी। तो उस राउंड में ये डिसाइड किया गया कि अब इसको क्या मीन्स खत्म करके हमें एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। और क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि एनवायरनमेंट बदल रहा है। लिमिटेड सक्सेस इन एग्रीकल्चर, ये जो गैट है ये एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिमिटेड है, सब कुछ कवर नहीं कर रहा। इसमें सर्विसेज भी नहीं है, ठीक है। इसमें जो है लिमिटेड सक्सेस है, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग को भी लिमिटेड कवरेज कर रहा है। एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी नहीं है। तो हमें गैट को बंद करके हमें एक नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और उस नई ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखेंगे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और उसका ऑब्जेक्टिव यही होगा इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना। और इंडिया क्या है? एक फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर्स का मतलब ये है कि ये जितने भी मींस जो भी जब WTO बना 8th राउंड में, जो लोग उस टाइम पे गैट के ऑलरेडी मेंबर थे वो सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अब WTO में भी ये हर 2 साल के बाद आपस में मिलते हैं और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एंड देन नाउ द कवरेज ऑफ द WTO। अब मैंने अभी बताया कि जो गैट है, गैट के केस में उसकी जो एप्लीकेबल होता है वो गुड्स पे ही एप्लीकेबल हो रहा था। तो अब WTO को एक वाइडर अग्रीमेंट्स बनाए। तो WTO में जो अग्रीमेंट्स डिसाइड किए गए, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ मींस जो गैट की कवरेज थी वो यहाँ पे भी रखी गई। GATS जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, तो यहाँ पे भी इसकी कवरेज मींस सर्विसेज को कवर किया गया। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी कवरेज मिली। एंड ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी कवरेज मिली। तो ये हमारे मेजर 4 एरियाज थे या अग्रीमेंट्स थे जो WTO में कवर किया। अब 1 by 1 इन्हें कवर करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वन, दैट इज गैट। अब इसकी जो कवरेज थी गैट की, ये जो नया गैट बनाया गया WTO में, उसकी कवरेज वाइडर थी। उसने एग्रीकल्चर को कवर किया, हेल्थ को कवर किया, हेल्थ रेगुलेशन ऑफ द फार्म प्रोडक्ट, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, सब्सिडीज, रूल ऑफ ऑरिजिन, काउंटर मेजर, सेफ गार्ड्स, ये सारी चीजें कवर की गई। तो हम मेजरली यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो ज्यादा डिटेल में इंपॉर्टेंट है हमारे इस ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से। सो इसमें एग्रीकल्चर के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हमें पता चलेगा। तो एग्रीकल्चर को इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि अब हम मोर मार्केट ओरिएंटेड बनाएं। तो मार्केट ओरिएंटेड मतलब कि ऐसा बनाएं कि ओवरऑल प्रोडक्शन क्या है बढ़े और जो कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर पा रहा है वो मार्केट में अच्छे से सेल कर पाए और प्रॉफिट कमा पाए। तो अब उसमें ये देखा गया कि जितनी भी कंट्रीज थी एग्रीकल्चर के केस में, अब ये जो डेवलप्ड कंट्रीज थी या डेवलपिंग कंट्रीज थी, हर कंट्रीज कुछ ना कुछ टैरिफ चार्ज कर रही थी ताकि उनकी बाउंड्री में और कोई आके अपने प्रोडक्ट कम रेट पे सेल ना कर पाए। तो उस बाउंड्री को लोअर करने के लिए मींस जो टैक्स की बाउंड्रीज हाई कर रखी थी, टैक्स रेट्स हाई कर रखे थे, टैरिफ रेट्स हाई कर रखे थे, उन्हें लोअर करने के लिए ऑब्जेक्टिव बनाए गए कि WTO ने फिक्स किया कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 36% ठीक है कवर करेंगी, 36% अपने टैक्सेस को क्या करेंगी? कम करेंगी फ्रॉम पीरियड 95 to 2000। और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये रखा गया कि आप 24% ऑन एन एवरेज कम करो फॉर अ पीरियड फॉर 10 years मीन्स फ्रॉम 95 to 2005। एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए रखा गया कि आप अपने टैरिफ रेट्स कम नहीं भी करोगे तो चलेगा, बिकॉज अगर आप टैरिफ रेट्स कम कर दोगे तो मे बी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का पूरा मार्केट कैप्चर कर लेगी और मार्केट कैप्चर करने के बाद उनको बहुत लॉस हो सकता है क्योंकि उनका मेजर GDP कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है। एंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी रेट 24% इसीलिए रखा गया ताकि वो ये देख सकें कि डेवलप्ड कंट्रीज बहुत ज़्यादा उनकी बाउंड्री मींस एंटर करके उनकी कंट्री में अपने प्रोडक्ट सेल कर देंगी तो डेवलपिंग को भी लॉस होगा। इसलिए डेवलपिंग के लिए भी ये रेट्स कम रखे गए, डेवलप्ड के लिए हाई रखे गए क्योंकि उनके पास उनके जो फार्मर्स हैं, उनका जो एरिया है वो ऑलरेडी वेल ऑफ है, सब कुछ बेटर है उनके पास। तो उनके लिए अगर वो टैक्स रेट्स कम भी कर देते हैं तो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को एक चांस मिलेगा कि वो वहां आके अपना प्रोडक्शन सेल कर पाए।
अब ये जितनी भी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन थी, क्योंकि कंट्रीज क्या कर रही थी, टैरिफ बैरियर्स के साथ नॉन टैरिफ बैरियर्स भी क्रिएट कर रही थी, तो उसको भी ये कोशिश की गई कि जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उन्हें पहले टैरिफ में कन्वर्ट किया जाए और देन स्लोली टैरिफ बैरियर्स को भी रिड्यूस किया जाए। प्लस अब जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सिर्फ टैरिफ ही नहीं, सब्सिडीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उसमें टैरिफ के साथ साथ सब्सिडीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसको भी कट डाउन करने के लिए रूल्स बनाए गए और बोला गया कि डोमेस्टिक सपोर्ट मीन सब्सिडीज जो भी दे रहे हैं आप, उसके लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा, कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी कि आप वो सारी सब्सिडीज दे सकते हो या नहीं दे सकते। तो उस केस में सब्सिडीज को पहले तो कैटेगराइज किया गया, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स। अब यहाँ पे कई किस मतलब सब्सिडीज के केस में लिमिट्स रखी गई, बट जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन बॉक्स हैं तो ये वो सब्सिडीज हैं जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नेचर की नहीं है, मींस इनकी वजह से ओवरऑल एग्रीकल्चर के ट्रेड पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए ये सोचा गया कि आपको अलाउड है कि आप ये सारी सब्सिडीज दे सकते हो। तो सब्सिडीज जब देने की बात आई, एट दैट टाइम दे डिसाइड कि कौन कौन सी सब्सिडीज हैं जो अलाउड हैं। तो उसके कुछ मैं एग्जांपल्स बता देती हूँ। तो फॉर एग्जांपल डायरेक्ट इनकम सपोर्ट फॉर फार्मर सफरिंग फ्रॉम क्रॉप लॉस। तो अगर कोई क्रॉप लॉस को फेस कर रहा है तो उसको भी आप अगर डायरेक्ट पेमेंट कुछ दे रहे हो, किसी को लॉस हो गया तो वो अलाउड है। आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हो प्रोड्यूसर्स को जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, कोई नेचुरल डिजास्टर है, फार्मर्स की ट्रेनिंग के लिए कर रहे हो, पेस्ट डिजीज कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो, या कोई ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज में क्या है कि रिसर्च के लिए कर रहे हो, तो ये सारी सब्सिडीज अलाउड हैं क्योंकि इनकी वजह से ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नेचर नहीं है इनका, तो ये सारी की सारी अलाउड है, इनके लिए कोई लिमिट नहीं रखी जाती। एम्बर बॉक्स के केस में क्या है कि ये वो सब्सिडीज हैं जो आपको रिड्यूस करनी है, ठीक है। तो जब आपको ये रिड्यूस करनी है तो उस केस में आप ये देखोगे कि ये जो सब्सिडीज हैं आप कम कर रहे हो। क्यों कम कर रहे हो? क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट को, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर देगी और ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नेचर की होती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज दे रहे हो या कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हो जिससे कोई अनफेयर एडवांटेज मिलेगी उन्हें टू एक्सेस इन द ग्लोबल मार्केट। सो दिस मीन्स दीज आर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नेचर, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नेचर की है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको बंद करना चाहिए या कम करना चाहिए। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो उनके लिए कंडीशन रखी गई कि आप 5% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ज्यादा एम्बर बॉक्स सब्सिडीज नहीं दे सकते, और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए रखा गया कि आप 10% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ज्यादा सब्सिडीज नहीं दे सकते, ठीक है। देन ब्लू बॉक्स सब्सिडीज। अब ब्लू बॉक्स सब्सिडीज के लिए ये बोला गया कि ये जो सब्सिडीज है इनके लिए कोई लिमिट नहीं है। इनके लिए कोई लिमिट क्यों नहीं है? क्योंकि ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नेचर की नहीं होती, ये वो सब्सिडीज हैं जो कंट्रीज देती हैं प्रोडक्शन लेवल को लिमिट करने के लिए, तो इसीलिए इनका ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नेचर नहीं है, तो इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इनके लिए भी ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नेचर की नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम अराइज कर रही है ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, तो हमें इनके लिए भी हमें कोई लिमिट फिक्स करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो है इसलिए दी जाती है टू लिमिट द प्रोडक्शन बाय इम्पोजिंग प्रोडक्शन कोटा, कि कोई प्रोडक्शन कोटा की लिमिट कर दी कि आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करोगे। तो ये क्या है कि ऐसी सब्सिडीज हैं जो ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल को कम कर रही हैं, तो इसीलिए इनको भी लिमिट के कैटेगरी में नहीं रखा गया, ये भी 100% अलाउड हो गए। देन गैट के अंदर एक और चीज कवर की गई, उसमें ये बोला गया कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड मेजर्स तो बना सकती हैं because it is important for the protection of the health of the human, animal, plant, ठीक है। तो इन सारी सब लोगों के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बना सकते हो, बट these are allowed till they do not act as disguised protectionism। जब तक ये प्रोटेक्शनिज्म के लिए आप डिस्गाइज प्रोटेक्शनिज्म की केस में यूज नहीं कर रहे तब तक ही अलाउड है, अदरवाइज ये अलाउड नहीं है। देन इन्होंने इसके अंदर एक और अग्रीमेंट रखा, गैट के अंदर एक और
केस रखा, दैट इज ट्रेड इन टेक्सटाइल। अब ये जो था इसमें एक टर्म है मल्टी फाइबर अग्रीमेंट जो गैट कवर करता था, और गैट के बाद जो था उसका नाम चेंज हो गया, वो WTO में आया, अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। तो अब ये वाला जो अग्रीमेंट बनाया गया था ट्रेड इन टेक्सटाइल का, उसका बेसिक रीजन ये था कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्लोथिंग या टेक्सटाइल क्या कर रही थी कि इजीली क्या कर सकती हैं, सेल कर सकती हैं इंटरनेशनल मार्केट में। क्यों? क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए उन्हें लो कॉस्ट लेबर की जरूरत होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज में इजीली अवेलेबल है, लाइक चाइना एंड बांग्लादेश। तो इनके लिए ये एडवांटेज है, एक नेचुरल एडवांटेज है टेक्सटाइल के अंदर। तो इन कंट्रीज को ऐसा ना हो कि सिर्फ सारा बेनिफिट इन्हीं कंट्रीज को मिले, बाकी डेवलप्ड या लीस्ट डेवलप्ड को नुकसान हो। तो ये जो लॉ था, ये जो अग्रीमेंट था, स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बनाया गया और फिक्स किया गया कोटा कि ये इससे ज्यादा सेल नहीं कर सकते डेवलप्ड कंट्रीज में। इनिशियली बनाया गया था, ठीक है, पहले इसके अंदर क्या था कि सिर्फ कॉटन कवर हो रहा था, बट धीरे धीरे मल्टी फाइबर अग्रीमेंट बनाया एंड WTO में इसको रिप्लेस करके अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के नाम से मतलब बनाया गया, और 2005 में इसे खत्म कर दिया गया, क्योंकि उसकी बाद इसकी जरूरत फील नहीं हुई ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। देन हम सर्विसेज की नेक्स्ट अग्रीमेंट की बात करें, दैट इज जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। इसमें मोड 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया सर्विसेज को। तो फर्स्ट वन इज द क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। अब सर्विसेज के लिए क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि सर्विसेज जो थी वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था। सो दिस मीन्स कि सर्विसेज ज्यादा अगर एक्सपैंड कर रही है तो उनको भी कवर करने के लिए हमें रूल्स चाहिए। तो इसीलिए ये एक एग्रीमेंट आया और इसके अंदर बैंकिंग, टेलीकॉम, टूरिज्म, प्रोफेशनल सर्विसेज ये सारी कवर की गई। ठीक है, अब जब हम गैट्स की बात करते हैं तो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया सर्विसेज को। तो मोड 1 में बोला गया क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। क्रॉस बॉर्डर सप्लाई का एग्जांपल है कि जो आप इंटरनेशनल टेलीफोन करते, टेलीफोन कॉल्स होती हैं, वो क्रॉस बॉर्डर सप्लाई का पार्ट है। अब सर्विसेज सप्लाइड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ये क्रॉस बॉर्डर सप्लाई का पार्ट हो जाएगी। देन सेकेंड इज दी कंजप्शन अब्रॉड। कंजप्शन अब्रॉड में क्या है कि फॉर मेकिंग यूज ऑफ सर्विसेज इन एनी अदर कंट्री। तो ये टूरिज्म बेसिकली कि आप दूसरी कंट्री में जाके क्या करोगे, उसको यूज करो, तो ये क्या हो गया, कंजप्शन अब्रॉड। थर्ड इज कमर्शियल प्रेजेंस। तो कमर्शियल प्रेजेंस में क्या है, सेटिंग अप ऑफ ब्रांचेस और सब्सिडरी अब्रॉड। तो ये भी सर्विसेज का पार्ट है जो इस अग्रीमेंट के जो लॉज हैं या रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। देन नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन। तो इसमें क्या है कि जो फैशन मॉडल्स हैं कि उनको अपनी पर्सनली क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंस देना, या कोई कंसल्टेंट है तो वहां पे जाके उनकी पर्सनल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, तो भी ये क्या है, सर्विसेज का पार्ट है और इस कैटेगरी में कवर होगा और अकॉर्डिंगली सारे लॉज अप्लाई होंगे। देन द अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो ड्यू टू द रैपिड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी have led to the increasing trade in films, music, computer, softwares, etc. तो ये जरूरत पड़ी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं वो बनाए जाएं ताकि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क इन सबको एक कवरेज मिल सके। तो ये जो ट्रिप्स था, ये क्या करता है, ले डाउन द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एज वेल एज द प्रोड्यूसर्स। अब इसके लिए जब ये बनाए गए तो ये बोला गया कि आप को क्या करना पड़ेगा, इनको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो डेवलप्ड कंट्रीज को 1 साल का टाइम मिला कि वो इन रूल्स को, लॉज को प्रैक्टिस में लेके आए, डेवलपिंग को 5 इयर्स और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को 11 इयर्स का टाइम मिला कि वो ट्रिप्स के जो लॉज हैं या प्रैक्टिसेस हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी कंट्री में उन्हें इम्प्लीमेंट करे जो WTO ने बनाए। देन लास्ट अग्रीमेंट था अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो यहाँ पे उसने क्या करा कि एक इन्वेस्टमेंट को भी कंसिडर किया गया। इन्वेस्टमेंट को क्यों कंसिडर किया गया, इन्वेस्टमेंट को इसलिए कंसिडर किया गया क्योंकि जो कंट्रीज थी
वो इन्वेस्टमेंट को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। और वो कैसे कर रही थी? वो उन्हीं एरियाज में इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर रही थी जहां पे उनको जरूरत थी, नेशनल प्रायोरिटीज थी। दूसरे एरिया में वो रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। इसलिए एक अग्रीमेंट और बनाया गया जो इन्वेस्टमेंट को कवर अप करे और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लॉज बनाए जो सारी मेंबर कंट्रीज को माननी पड़ेंगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज related to WTO is principle of वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं ये अग्रीमेंट्स को तो उनके जो लॉज है उनको तो फॉलो करेंगी ही, बट जब भी वो कोई लॉ बनाएंगी अपनी कंट्री में तो उन्हें उन प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में देना है जब भी वो कोई ऐसा लॉ बनाएंगे जो ट्रेड से रिलेटेड हो। सो फर्स्ट वन इज द मोस्ट फेवर नेशन। मोस्ट फेवर नेशन ये बोलता है कि आप हर किसी को सेम लेवल का मतलब फेवरनेस दोगे हर किसी। मोस्ट फेवर नेशन ये बोलता है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट आपने देना है और इस लेवल पे किसी भी लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। अगर कंट्री मेंबर कंट्री है तो जितनी भी मेंबर कंट्री है उनके सबके लिए सेम ट्रीटमेंट होगा। आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो बेसिक पिलर था सर्विसेज के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए बनाया गया, बट इसकी भी कुछ एक्सेप्शन थी। एक्सेप्शन ये थी कि फ्री ट्रेड एरिया, अगर आप फ्री ट्रेड एरिया में बात कर रहे हो तो जो आपकी मेंबर कंट्री है फ्री ट्रेड एरिया की, तब आप उन कंट्रीज और बाकी मेंबर कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। प्लस अगर आप कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहते हो डेवलपिंग कंट्रीज को टू हैव एक्सेस टू योर मार्केट, देन ऑल्सो इट इज अलाउड। एंड इन दिस केस मीन्स वन मोर कैटेगरी उन्होंने रखी, they can raise the barriers against product that are considered to be traded unfairly from specific country। जहां पे भी उन्हें लग रहा है कि unfairly अगर उनसे ट्रेड किया जा रहा है, मतलब कोई कंट्री कर रही है, ठीक है, प्रोडक्ट्स कम करके या उनके अगेंस्ट कोई बैरियर्स क्रिएट आप कर सकते हो। देन है नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट में है ये बोला है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो फॉरेन प्रोडक्ट हैं या नेशनल प्रोडक्ट हैं, दोनों को ही आपको इक्वल ट्रीटमेंट देना है वंस दे एंटर्ड इनटू द डोमेस्टिक मार्केट। मींस आपकी कंट्री में एंटर कर लिया तब फॉरेन और नेशनल प्रोडक्ट दोनों को सेम एट पार आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। बट वो डोमेस्टिक में मतलब आपकी डोमेस्टिक मार्केट में एंटर करने के बाद है, उससे पहले आप उनसे कस्टम ड्यूटी आप चार्ज कर सकते हो। बट इस केस में भी कुछ एक्सेप्शन रखी गई। तो एक्सेप्शन यही थी कि फ्री ट्रेड एरिया या कस्टम यूनियन का केस है जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की आपने अगर पढ़ा हो तो उससे रिलेटेड बोला गया कि अगर आप ये इन चीजों में कवर कर रहे हो तब आप नेशनल ट्रीटमेंट नहीं फॉलो कर रहे प्रिंसिपल, तब आपको अलाउड है। दूसरा है कि आप अगर, इसमें भी यही बोला गया कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए टैक्स कम करना चाहते हो तो भी आपको अलाउड है। कोई किसी पर्टिकुलर इन्फेंट इंडस्ट्री है, इन्फेंट इंडस्ट्री मतलब कि अभी अपनी डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में है, तो उनको भी आप स्पेसिफिक अलाउंस दे सकते हो। ठीक है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके बीओपी इक्विलिब्रियम में कोई प्रॉब्लम है, आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना चाह रहे, तो आप अपने आप सेफ्टी करने के लिए भी ये क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। मींस आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो उस केस में जब आपको बीओपी में कोई प्रॉब्लम या इश्यू लग रहा है, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो। देन नेक्स्ट इज रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी बोलता है कि लोअरिंग इंपोर्ट टैक्सेस एंड अदर ट्रेड बैरियर्स इन एक्सचेंज फॉर सिमिलर कंसेशन फ्रॉम दी अनदर कंट्री, कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है, अलाउ कर रहा है, तो आप सिमिलर कंसेशन उसे क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। ठीक है, देन है प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी ये बोलता है कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको जो भी अपने लॉज बनाने हैं, ट्रेड पॉलिसी बनानी है, वो लॉन्ग टर्म की बनानी चाहिए सो दैट बाकी लोग उसे प्रिडिक्ट कर सकें और अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकें और इंटरनेशनल ट्रेड को बेनिफिट हो सके। क्योंकि अगर प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होगी तो कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन इन्वेस्टर नहीं ले सकता और ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड को लॉस होगा। देन इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में ये बोला है कि जितनी भी आपके लॉज हैं वो आपको क्या करने चाहिए, पब्लिश करने चाहिए अपनी साइट पे, प्लस डब्ल्यूटीओ को नोटिफाई करो सो दैट जो डब्ल्यूटीओ है वो पब्लिश कर सके और सारे लॉ सबको पता हो, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके।
अदरवाइज अगर किसी को लॉ पता ही नहीं होंगे तो वो उसे फॉलो कैसे करेगा और इंटरनेशनल ट्रेड को लॉस होगा। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है WTO का। So these are the principle. Now we are moving to function of WTO. The first is elimination of discrimination. तो जब हम discrimination हटाने की बात कर रहे हैं तो discrimination जो है वो दो प्रिंसिपल से हटा रहा है जो WTO बेसिकली। वो फर्स्ट है मोस्ट फेवर नेशन, सेकंड है नेशनल ट्रीटमेंट। कि मोस्ट फेवर नेशन में भी हम कह रहे हैं कि आप जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। एंड in case of the national treatment also we are saying the national product and the foreign product will be kept at par to maintain the ठीक है कि इक्वालिटी अमंग देम। बट वो इक्वालिटी कब मिलेगी? वंस दे एंटर इनटू द डोमेस्टिक मार्केट। तो डिस्क्रिमिनेशन को वो खत्म कर रहा है WTO। किसकी हेल्प से कर रहा है? मोस्ट फेवर नेशन एंड नेशनल ट्रीटमेंट की हेल्प से कर रहा है। देन एडमिनिस्टर द ट्रेड अग्रीमेंट्स। अब WTO ने गैट्स बना दिया। हमने अभी जो अग्रीमेंट्स पढ़े वी हैव कवर्ड दैट WTO हैव, ये हमने पढ़ा कि WTO के अंदर 4 अग्रीमेंट्स हैं। अब ये जो एग्रीमेंट्स हैं प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे, ये भी काम कौन करता है? WTO करता है। ठीक है, तो ये गैट्स ट्रिप्स ये सारी चीजें फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही, ये कौन चेक करेगा? WTO ही करेगा इनका एडमिनिस्ट्रेशन। देन नेक्स्ट फंक्शन इज फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन। कि आपको एक जगह चाहिए जहां पे आप ट्रेड रिलेटेड नेगोशिएशंस कर पाओ, तो उसके लिए भी आपको एक प्लेस कहाँ पे मिल रहा है? WTO पे मिल रहा है कि आप हर 2 साल बाद जाके अगर कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं तो आप वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन मार्च 2024 अभी WTO की रीसेंट ठीक है क्या हुई है? मीट हुई है। सो इन दैट केस इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुए हैं इंडिया के ऊपर। ये बोला गया कि इंडिया जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम फॉलो कर रहा है वो अच्छा नहीं है, वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नेचर का है। तो वेस्टर्न कंट्रीज प्लस थाईलैंड उन्होंने अपोज किया है। तो ये सारी चीजें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ और नेगोशिएशन करनी है, कोई कंट्री आपके साथ बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज कर रही है, आपको उनसे रिलेटेड कोई डिस्कशन करनी है, तो ये आपको एक प्लेस मिल रहा है कि फिक्स्ड वहां पे वो लोग आएंगे और आप डिस्कशंस कर सकते हो। देन रिव्यू दी नेशनल ट्रेड पॉलिसी। कि हाँ WTO ने बोला कि ये प्रिंसिपल्स हैं आपको फॉलो करने हैं, आपको मोस्ट फेवर नेशन फॉलो करना है कि सबको किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, मेंबर कंट्रीज के साथ सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है, प्रोडक्ट्स के बीच में भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। तो ये सारी चीजें करनी है। तो क्या आप ये कर रहे हो? तो और आप क्या क्या रूल्स बना रहे हो ट्रेड में अपने? ठीक है, तो ये सारा काम कौन कर रहा है? WTO कर रहा है कि जो आपकी ट्रेड पॉलिसी है वो एज पर दी लॉज एंड अग्रीमेंट्स ऑफ WTO बन रही है या नहीं बन रही है। तो वो रिव्यू करता है हर कंट्री की ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रेड पॉलिसी है। और रिव्यू करने का जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इसी पे डिपेंड करती है कि आपका शेयर कितना है वर्ल्ड ट्रेड में, उसी के अकॉर्डिंग उतना फ्रीक्वेंटली आपकी पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा, ट्रेड पॉलिसी को। देन सेटल ट्रेड डिस्प्यूट। तो WTO में एक अलग से बॉडी बनाई गई है जिसके अंदर आपके अगर कोई भी डिस्प्यूट्स हैं तो वहां जाके आप सेटल करवा सकते हो। ठीक है, देन वी हैव जो WTO है वो डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट करता है। अब उन्हें किसी भी टाइप की असिस्टेंस चाहिए कि कोई पॉलिसीज बनानी है, कोई ट्रेड रिलेटेड हेल्प चाहिए, ठीक है, तो वो हेल्प किसको करता है? असिस्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को अगर उन्हें किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए टू इंक्रीज दी ओवरऑल ट्रेड अमंग इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रेड अमंग दी मेंबर कंट्रीज। तो वो क्या करेगा? डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट भी करता है। देन अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो WTO का ये क्या है? स्ट्रक्चर है। सो हाईएस्ट बॉडी इज मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। अब मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस क्या? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस लेती है। ठीक है, और यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं वो वोटिंग पे डिपेंड करते हैं कि वोट्स होंगे तो जो ज्यादा जिस फेवर में अगर जिसके भी ज्यादा वोट्स पड़ेंगे तो वो ही डिसीजन फाइनल किया जाएगा। और हर 2 साल बाद इनकी मीट होती है। ठीक है, अब इस मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो ट्रेड मिनिस्टर्स होंगे सारी मेंबर कंट्रीज के, वो क्या होते हैं? एक बॉडी बनाते हैं और इन्वॉल्व होते हैं और वो ही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। देन द नेक्स्ट इज द जनरल काउंसिल।
अब जनरल काउंसिल क्या करती है, जो भी डे टू डे फंक्शंस हैं या बिजनेस से रिलेटेड या मैनेजमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड वो करती है। अब यहाँ पे जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मेंबर कंट्री के, तो वो जनरल काउंसिल में बॉडी बनाते हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। और ये क्या है कि इम्पोर्टेंट आम है कि कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाना है तो उसमें कौन सपोर्ट करता है, जर्नल काउंसिल करता है। अब जर्नल काउंसिल एक मेजर बॉडी है, बट इसमें भी अलग अलग क्या है, एरियाज या कैटेगराइज किया गया है कि अगर गुड्स से रिलेटेड कोई डिसीजंस हैं या कुछ काम करने हैं तो वो गुड्स काउंसिल करेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ करना है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट काउंसिल करेगी, और उसमें भी कई सब कमिटीज हैं जो अपने अपने इंपॉर्टेंट काम करेंगे। ऐसी जो सर्विसेज से रिलेटेड होगा वो सर्विस काउंसिल करेगा। देन दे हैव द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी and the dispute settlement. So first is trade policy review body. तो अब ये जो बॉडी है वो आपकी, और ये फंक्शन भी है WTO का, कि जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करेगी, और रिव्यू करेगी उन पे सर्वे, ठीक है, सर्वेलेंस रखेगी कि अकॉर्डिंग टू लॉज जा रहे हैं नहीं जा रहे, पीरियोडिकल रिव्यू करती रहेगी। अब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी कि कितनी बार किसी कंट्री की रिव्यू होगी ट्रेड पॉलिसी, वो डिपेंड करता है कि उसका शेयर ओवरऑल कितना है इंटरनेशनल ट्रेड में। देन वी हैव द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अब एज द नेम सजेस्ट कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी क्या करेगी कि वो सेटलमेंट करेगी डिस्प्यूट का, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है मेंबर कंट्रीज के बीच में तो उसको सेटल कौन करेगा, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी करेगी। अब डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में क्या होता है कि एक पैनल डिसाइड किया जाता है कि जब भी कोई केस आएगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा, एक पैनल डिसाइड किया जाएगा, वो पैनल रिपोर्ट्स बनाएगा, रिपोर्ट्स बनाने के बाद क्या करेगा, एपिलेट बॉडी को, इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में एक एपिलेट, परमानेंट एपिलेट बॉडी होती है, उसको सबमिट करेगा, एंड देन फाइनल डिसीजन जो होगा एपिलेट बॉडी का वो फाइनल किया जाएगा और वो बाइंडिंग होगा। तो ये क्या है, अलग अलग बना रखे हैं। और अब अगर थोड़ी सी डिटेल में देना चाहूँ काउंसिल, गुड्स काउंसिल के केस में, तो यहाँ पे क्या होंगी, अलग 11 कमिटीज होंगी जो एग्रीकल्चर, मार्केट एक्सेस, सब्सिडीज, एंटी डंपिंग मेजर्स, इनसे रिलेटेड सारा काम करेंगी, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो है वो क्या करेगी कि प्रमोट करना है उसका मेजर काम की ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई इन्फॉर्मेशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई न्यूज, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखने हैं तो ये करेगी। सर्विसेज वाले जो हैं वो इसी टाइप का काम सर्विसेज के केस में करेंगे। सो दिस इज द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द WTO। नाउ वी आर मूविंग टू द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज की। जो हमने ये WTO बनाया है, डेवलपिंग कंट्रीज पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है या नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। तो फर्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ सब्सिडीज। तो हम ये कह रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आया है कि सब्सिडीज कम हो गई हैं। तो जब डेवलप्ड कंट्रीज सब्सिडीज कम कर देंगी तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज में जाके अपना प्रोडक्ट सेल कर सकती है। मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि वी आर सेइंग रिडक्शन इन सब्सिडीज, दिस मीन्स कि रिडक्शन इन सब्सिडीज बाय डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सब्सिडीज अगर कम कर देंगी तो उनके प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। तो अब डेवलपिंग कंट्रीज वहां पे जाके, डेवलप्ड नेशन में जाके अपने प्रोडक्ट सेल कर पाएंगी। बट अगर हम नेगेटिव पॉइंट देखें तो नेगेटिव पॉइंट ये कहता है कि स्लैशिंग डाउन ऑफ सब्सिडीज एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है। क्यों है? क्योंकि जब सब्सिडीज कम करनी है तो डेवलप्ड नेशन के साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज भी क्या करेंगी, अपनी सब्सिडीज क्या करेंगी, कम करेंगी। तो जब ये भी अपनी सब्सिडीज क्या कर रही हैं, कम कर रही हैं, तो इनकी मार्केट में भी इनके प्रोडक्ट भी क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो ओवरऑल ठीक है, बहुत ज्यादा बेनिफिट सब्सिडीज के रिड्यूस होने से डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं पड़ेगा। देन सेकेंड इज द इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ द फूड ग्रेन, बिकॉज अब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर रिड्यूस कर रहा है WTO, ठीक है, सब्सिडीज क्या कर रहा है, कम करवा रहा है, तो एक्सपोर्ट्स भी क्या होंगे, फूड ग्रेन के इंक्रीज होंगे। तो फूड ग्रेन के एक्सपोर्ट्स में डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा बेनिफिट होगा। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेक्स्ट थर्ड इज
फ्रीडम टू यूज द इम्प्रूव्ड सीड, कि अब आपके पास फ्रीडम है कि आप एक इम्प्रूव्ड, एक बेटर क्वालिटी के सीड्स यूज कर सकते हो, क्योंकि कंट्रीज क्या कर रही हैं अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हैं, आपके पास चांस है कि आप अच्छी क्वालिटी का सीड यूज करो और प्रोडक्शन बढ़ाओ। बट अब ये जो आप ब्रांडेड सीड यूज कर रहे हो, नेगेटिव पॉइंट ये बोलता है कि इसमें ये क्या कर रहा है, इनइक्वालिटीज को भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ब्रांडेड सीड्स में फ्यूल एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज। उसका रीजन ये है कि अब ये जो आप ब्रांडेड यूज करोगे सीड, ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिल रहा मार्केट में, इसकी भी कॉस्ट है। अब जो डेवलप्ड नेशन है वो अच्छी क्वालिटी के, ज्यादा रिसर्च एंड डेवलप करके अच्छे क्वालिटी के सीड्स अपनी मार्केट में ला सकते हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। बट जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर ये ब्रांडेड सीड्स मार्केट में अवेलेबल करा भी दें, तो ये ब्रांडेड सीड्स सिर्फ वही फार्मर्स यूज कर सकते हैं जिनके पास पैसा है, और जो फार्मर्स वेल ऑफ नहीं है वो ये ब्रांडेड क्वालिटी का सीड्स यूज नहीं कर पाएंगे। तो जब वो ये ब्रांडेड क्वालिटी का सीड यूज नहीं कर पाएंगे, सो दिस मीन्स व्हाट, कि वो कम प्रोडक्शन करेंगे। तो जो वेल ऑफ किसान है, जिनके पास पैसा है, ठीक है, वो क्या करेंगे, अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है। और जिनके पास पैसा नहीं है, अच्छे क्वालिटी के सीड्स नहीं परचेज कर पाएंगे, वो क्या करेंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे। तो दोनों के बीच में एक गैप जो है वो बढ़ जाता है। तो जब गैप दोनों के बीच में बढ़ जाएगा, मींस कि एक रिच फार्मर और एक पुअर फार्मर में जो गैप है वो इन चीजों की वजह से बढ़ेगा। देन फोर्थ इज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। जो ट्रेड है वो बढ़ेगा और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, क्योंकि ट्रेड क्यों बढ़ेगा, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर रिड्यूस होंगे और सपोर्ट करेगा डब्ल्यूटीओ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहा है। प्लस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगा कि अगर कहीं पे एक बेटर क्वालिटी की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, यू कैन इम्पोर्ट दैट, तो ये एक डेवलपिंग कंट्रीज को बेनिफिट है। देन बेनिफिट टू दी सर्विस सेक्टर ऑल्सो। तो सर्विस सेक्टर में भी कोई पहले प्री डिफाइंड लॉज नहीं थे, रूल्स नहीं थे, तो अब डब्ल्यूटीओ के आने की वजह से प्री डिफाइंड लॉज हैं, तो ये बेनिफिट सर्विस सेक्टर में है। प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो है उसमें भी बेनिफिट हो रहा है। बट अगर हम बात करें नेगेटिव पॉइंट की, तो वहां पे हम बोलते हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं और इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज को लॉस हो रहा है। ट्रिप्स में कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कैसे लॉस हो रहा है, लॉस इसलिए हो रहा है कि अब जब डब्ल्यूटीओ ने रूल्स बनाए हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड के लिए सेम यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स बना दिए। अब ये जो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हैं इन्वेस्टमेंट में या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, जब ये दोनों के लिए सेम है, तो दोनों को एट पार आना पड़ेगा। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के पास या ओवरऑल उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो जो डेवलप्ड नेशन है उनके एट पार आके उस लेवल की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज डेवलप कर पाए या R&D में इतना फंड्स लगा पाए। तो जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए मुश्किल हो जाता है इन केस ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज स्पेशली। तो वहां पे वो क्या करते हैं, लैक करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि वो उतने लेवल की R&D नहीं करवा सकती, ठीक है, और पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही, और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स की वजह से वो उस लेवल तक नहीं जा पा रही। इसीलिए ये एक प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। देन अगर हम ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स की बात करें, तो अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कोई लॉज या कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। जब वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, वो इजिली एंटर करेंगी, जो डेवलप्ड कंट्रीज के इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट इजिली एंटर कर सकती हैं डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड में, वो उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, और उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है, इतने फंड्स नहीं है डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड के प्रोड्यूसर्स के पास कि वो उसको फेस कर पाए, उनके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर पाए। तो उन्हें मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा अगर वो पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट मेजर्स को फॉलो करते हैं तो। सो दीज आर दी नेगेटिव पॉइंट्स। सो डब्ल्यूटीओ के आने से फायदा तो हुआ है, बट 100% फायदा हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज को ये हम नहीं कह सकते। स्टिल देयर आर सो मेनी इश्यूज विच डेवलपिंग कंट्रीज आर फेसिंग।
तो वो भी हमें कंसिडर करने चाहिए. Now, thank you. We have covered the WTO and these are the sources. So, these are the sources which I have used while making this PPT. Thank you.